असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो गांधी जी ने उस समय पर भी सविनय अवज्ञा की बात की थी। तो सविनय अवज्ञा असहयोग से भी बड़ा एक स्टेप है। जैसे कि असहयोग में बहुत सारे बहिष्कार हो रहे थे, लेकिन उस बहिष्कार को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। यानी कि अब उसमें पहले क्या होता था, असहयोग में टैक्स देने के लिए मनाही नहीं थी, यानी टैक्स देना था, लगान देना था, जो भी था। लेकिन सविनय का मतलब था टैक्स भी नहीं देना है और लगान भी नहीं देना है, और साथ में जितने भी कानून हैं जो अनैतिक हैं, अनएथिकल हैं, उन सभी लॉज का हमको क्या करना है, बॉयकॉट करना है। तो क्या समझेंगे, सविनय अवज्ञा असहयोग से अगला एक स्टेप है। यानी कि अगर बात करें असहयोग से उसकी तुलना की बात करें तो सविनय अवज्ञा उसके मुकाबले एक मजबूत आंदोलन है, या एक मजबूत पहल है, और उससे एक बड़ी पहल है। बात समझ पाए? हम सब करके बताएं। जी हाँ। तो एक तो आपका, ठीक है, जिसमें इन्होंने बात की कि अगर सरकार किसी भी तरह के अनैतिक कानून लाती है जिसके द्वारा आपको लगता है कि कानून के द्वारा, इस कानून के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है या ह्यूमिलेट किया जा रहा है, या मान के चलो किसी कोई ब्रिटिश सरकार आपका जैसे नमक कानून लेकर के आई, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था आपका मतलब कि 1826 से पहले ही, तो उसमें क्या था, टैक्स को दोगुना कर दिया गया था। तो व्यक्तियों को लगा कि यार दोगुना टैक्स देने की हालत में तो हम नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है आपका, आप समझ रहे हो कि भाई एक क्या बोलेंगे, प्रताड़ना का काम किया जा रहा है, तो उनको ह्यूमिलेट भी किया जा रहा है और साथ में उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसको बोलते हैं अनैतिक कानून। तो अनैतिक कानून का उल्लंघन हमको करना होगा। आप समझे? तो ये आपका यहाँ पर प्रेरणा ली गई, और इसके कारण क्या क्या रहे। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 8 अन्य सदस्य कुल मिलाकर के 9 लोग थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, क्या उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था? आप कहेंगे नहीं। रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के बाद में ये सब किसकी वजह से हो रहा था? साइमन कमीशन की वजह से। नेहरू रिपोर्ट एक महात्मा गांधी जी ने कितनी मांग की थी बताओ? महात्मा गांधी जी की कितनी मांग थी? महात्मा गांधी जी की जो 11 डिमांड्स थी, तो वो भी क्या हो गई थी? जो उनकी 11 डिमांड्स थी वो भी क्या हो गई थी? अस्वीकृत कर दी गई थी। गांधी जी डिमांड वाज रिजेक्टेड, अस्वीकृत कर दी गई। वो सॉरी, अस्वीकृत की नहीं, एकदम से टूट रही थी। अब किसी भी एक आंदोलन के लिए भी नहीं कहा जा सकता था। क्यों? क्योंकि असहयोग जब बंद हुआ था चोरी चोरा एक्शन की वजह से, चोरी चोरा कांड की वजह से, तो उसके बाद में लोगों का सत्याग्रह से विश्वास उठ गया था। अब देखिए 1922 से लेकर के और आपका 1929 1930 तक कोई आपका सत्याग्रह चला क्या? अब बताएं हमें, यस और नो बोलेंगे फटाफट से, यस और नो। सारे लोग आंसर करें, फटाफट से आंसर करें। सत्याग्रह है जिसने लोगों के अंदर सत्याग्रह के विश्वास को फिर से पैदा कर दिया। यानी लोगों के अंदर जो विश्वास मृत हो चुका था सत्याग्रह को लेकर के, वो फिर से जीवित हो उठा। तो जीवित हो उठा तो उसके कारण क्या थे? बारदोली गुजरात में एक जगह है, और यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी पहले थोड़ा हम बताना चाहेंगे। आपको पता होना चाहिए, हमने आपको बताया था इसका जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, और यहाँ की महिलाओं ने ही इनको सरदार का टाइटल दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्बास तैयब जी। ये 2 लोग थे। अब गवर्नमेंट क्या करती थी उस समय पर, ब्रिटिश सरकार का ये था कि ब्रिटिश सरकार लेके आती थी लैंड असेसमेंट बिल। और लैंड असेसमेंट का मतलब क्या था कि भई ये देखो, किसी एक जगह पर किसी भूमि के उत्पादन के बदले में आपका ब्रिटिश सरकार लगान लेती थी। ये तो आप सब जानते हैं, हाँ जी, लगान लिया जाता था। एक टैक्स उनसे लिया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार क्या कहती थी आपका कि हर 30 वर्ष में एक असेसमेंट होना चाहिए, यानी 30 वर्षों में फिर से रिकॉर्ड देखे जाएँ कि यार अब इन लगान दरों को फिर से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और अब एक नई लगान दर होनी चाहिए। भई समय के साथ में होना भी चाहिए। अब देखिए जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स के लिए बार-बार गवर्नमेंट देखती है ना कि अभी क्या कर देना चाहिए, इसको घटाना चाहिए, यहाँ बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर टैक्स इतना बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए। तो उस तरह से ब्रिटिश सरकार भी करती थी। तो इन्होंने क्या बोला, लैंड असेसमेंट हुआ था पिछला वाला 1896 में। 1896 में सभी भूमि की लगान तय की गई थी, और 30 वर्षों की बात थी कि भाई 30 वर्षों के बाद में होगा। तो 1896 से अगर आफ्टर 30 ईयर्स हम आपसे बोले तो कौन सा वर्ष आया? 1896 में भूमि की लगान तय की गई थी और 30 वर्षों के बाद में फिर से तय होनी थी, यानी कि 1926 में। 1926 में आपका वो लगान तय होनी थी, और 1926 में सरकार ने उस लगान को तय किया। और यहाँ पर क्या हुआ था, इस बारदोली सत्याग्रह में जो लगान तय हुई थी वो हुई थी 30%। कितना कितना आपको हुआ कि 30% इनको लैवी देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। अब वहाँ के किसानों में एकदम से विद्रोह हुआ। तो वहाँ के किसानों ने जब विद्रोह किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद किया, क्योंकि गुजरात में वो बहुत एक्टिव रहते थे, है ना, क्योंकि खेड़ा में भी वो एक्टिव रहे थे, हमने आपको बताया, अहमदाबाद में भी वो एक्टिव रहे थे। तो यहाँ पर उनको पत्र मिलता है किसानों की तरफ से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व करने जाते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी अपनी चिंताएं थी। चिंता ये थी कि सत्याग्रह हुए बहुत लंबा समय हो चुका था, और पिछला जो सबसे बड़ा सत्याग्रह आपका असहयोग था, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसके बाद में लोगों के अंदर सत्याग्रह को लेकर के नाराजगी बहुत थी। तो उनको ये लगता था कि यार होता भी क्या था कि दरअसल में पहले तो लोग एक आपका आक्रोश में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब सरकार उनको प्रताड़ित करती है या उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, लाठीचार्ज होता है, तो वो फिर लोग चले जाते हैं, और वो क्या होता है, उससे नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। नेगेटिव रिजल्ट से आते हैं कि जब चीज़ सफल नहीं हुई तो धरना जैसी चीज़ों में से लोगों का विश्वास उठ जाता है कि यार धरना करने का क्या फायदा हुआ। सही होता है। हाँ जी। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों से, यहाँ पर उन्होंने आपका उनसे कसम खिलवाई, हिंदू लोगों से गीता की कसम, मुस्लिम लोगों से कुरान की शपथ उन्होंने लाई कि आप शपथ लो। और एक बढ़िया विंग उन्होंने बनाई है जांचने के लिए, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो अपनी शपथ को तोड़ने का काम कर रहा है या आंदोलन में सक्रिय नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर काम किया। तो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने पहले तो इसको बहुत हल्के में लिया, भाई ठीक है कोई बात नहीं, मूवमेंट चल रहा है कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें लोग इसके समर्थन में जुटते चले गए, और 2 अगस्त 1928 को तो गांधी जी भी पहुंच गए बारदोली। भीड़ थी वहाँ पर, जो महिलाएं बैठी हुई थी सामने से, उनमें से एक महिला ने खड़े होकर के कहा वल्लभ भाई पटेल जी से, हमारे सरदार तुम हो। तो इस तरह से उनको सरदार टाइटल मिला, और फिर बाकी लोगों ने भी बड़ा मतलब एकदम से रोमांचित होकर के कहा कि हाँ हमारे सरदार ये हैं, हमारे सरदार ये हैं। तो इस तरह से उनको सरदार का टाइटल मिला। ठीक है, तब से बाद में उनको सरदार कहा जाने लगा। गांधी जी के पहुंचने के बाद में ब्रिटिश सरकार एकदम से ये देखती है कि यार हम तो सोच रहे थे गांधी जी अब ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही उसमें हताश थे कि भाई हिंसा हो जाती है भीड़ के इकट्ठे होने पर, इस मार्ग पर नहीं चलेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जैसे ही देखा कि लोगों का समूह बढ़ गया और ये संख्या बड़ी होती जा रही है, तो वो क्या बोले, इस पर फिर वो बैकफुट पर चली गई ब्रिटिश सरकार, और उसने यहाँ पर फाइनली क्या बोल दिया कि भैया जो लगान होगा, लगान कितना बाद में, तो 30% को कैंसिल करके लगान 6.03% डिसाइड हुआ था। ये डिसाइड हुआ। तो मुझे ये बताइए कि बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ या नहीं हुआ? क्या बोलेंगे? बारदोली सत्याग्रह सफल हुआ या नहीं हुआ? तो जैसे ही बारदोली सफल हुआ तो लोगों में सत्याग्रह के प्रति फिर से विश्वास पैदा हो गया। सत्याग्रह अपने जिस विश्वास को खो चुका था, वो विश्वास फिर से पैदा हो गया। जाहिर सी बात है। तो आप सब यहाँ की नाराजगी भी कारण रही, और बारदोली सत्याग्रह की सफलता भी एक कारण बनी। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह में जैसे ही सफल हुए तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, गांधी जी ने इरविन को पत्र लिखा। ये 11 डिमांड ऐसे नहीं है, गांधी जी ने किससे की थी? इरविन से। किससे की थी? सॉरी, वो लाइन की थी। ये डिमांड उन्होंने की थी इरविन से, उस गांधी जी के, ठीक है। इरविन से ये डिमांड उन्होंने की थी, पत्र के माध्यम से। लेकिन जो यहाँ पर सचिव था, इरविन का जो सचिव था, इरविन आप जानते हैं इस समय पर इरविन है 1926 से 31 तक। तो जो इरविन का सचिव है उसने एकदम से नेगेटिव रिप्लाई किया कि इस तरह की डिमांड्स जो है वो नहीं मानी जा सकती हैं, और उनको रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही उनकी डिमांड रिजेक्ट हुई, तो फिर गांधी जी ने यहाँ पर एक विचार पैदा कर लिया कि भाई अब एक आंदोलन, एक संगठित आंदोलन फिर से करने की जरूरत है, जो सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो। लेकिन कोई मुद्दा तो होना चाहिए आंदोलन के लिए, जो अब मुद्दा ऐसा देखना पड़ेगा कि भाई ऐसा एक कॉमन एक इशू आ जाए जो सभी लोगों को प्रभावित करता हो। तो गांधी जी ने बैठक बुलाई और अध्ययन किया कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिस पर संपूर्ण भारत उस एक चीज़ के लिए कहीं न कहीं प्रभावित हो, और ज़्यादातर वर्ग उससे प्रभावित हो और लोग एक्टिव हो पाएँ। ऐसी समस्या क्या दिखी? तो ऐसी समस्या दिखी नमक। नमक। क्या बोला गया यहाँ पर? नमक, इसके बाद में, ठीक है? यहाँ पर सॉरी, ये तो फिर बारदोली में हो जाएगा। तो नमक क्या बोलेंगे? एक समस्या थी नमक कानून, ये भी एक कारण रहा, नमक कानून।
चूंकि गांधी जी ये कह चुके थे, आपका मांग आई थी गांधी जी की, आप सब लोगों को क्लियर है ना, वो गांधी जी क्या कह रहे थे अपनी 11 मांग में। जिन साथियों को नहीं पता होगा आज कि 11 डिमांड्स क्या थी, तो वो पिछली कल की कक्षा जरूर देखना, है ना। तो 11 डिमांड्स जब उनकी रिजेक्ट हो गई, तो ये क्या हो गई थी, ये रिजेक्ट हो गई, अस्वीकृत हो गई। तो इसके बाद में बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट आता है गांधी जी का, उन्होंने कहा था कि हमने घुटने टेक करके रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में हमें पत्थर मिला। तो पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि ये स्टेटमेंट गांधी जी ने किस बात के लिए कहा था। तो ये कहा था उन्होंने उनकी 11 मांग अस्वीकृत हो जाने पर, क्या, हमने घुटने टेक करके, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, गांधी जी की मांग अस्वीकार हो जाने पर, 11 मांग अस्वीकार होने पर उन्होंने कहा था, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में हमें पत्थर मिला। तो ये यहाँ पर ये बात हुई। इसके बाद इसके लिए भी नोट कर लीजिए, गवर्नमेंट लेके आई थी दरअसल में साल्ट टैक्स बिल 1882, और एक जबरदस्त टैक्स भारतीयों पर लगा हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं तो उस समय पर शुरुआती दौर में 65% का टैक्स था, 65%। और ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जो रेवेन्यू करती थी उसमें एक बहुत बड़ा भाग सिर्फ और सिर्फ साल्ट टैक्स से जाता था, वो जो लगभग 15% होता था टोटल रेवेन्यू का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नमक कानून के द्वारा जो नमक पर उन्होंने टैक्स लगाया उससे भारतीयों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। और फिर भारतीयों का क्या हो गया, आपका नमक बनाने का अधिकार भी उन्होंने धीरे धीरे छीन लिया। और नमक बनाने का अधिकार जब भारतीयों से छिन गया तो अब भारतीय किस पर डिपेंड हो गए, सिर्फ ब्रिटिश से नमक खरीदने पर, और उस पर बहुत सारा टैक्स था। तो ये पूरे देश को प्रभावित करने वाला एक मुख्य बिंदु था। तो गांधी जी को मिल गई लीड कि भाई अच्छा नमक को सेंट्रल पर रखते हैं और नमक कानून पर ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो गांधी जी ने नमक को, जैसे नमक कानून की बात आई तो गांधी जी ने क्या कर दी, सभी ने आज्ञा की घोषणा। क्या बोलेंगे यहाँ पर लिखना है, दो बातें आई, एक तो 6 अप्रैल को हम नमक कानून तोड़ेंगे और पहुंचेंगे कहां पर, दांडी। साबरमती का तो समझ में आता है, गांधी जी साबरमती में रहते थे। तो दांडी पहुंचने का कारण ये था, ये जो सलाह दी ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, क्योंकि दांडी आप देखोगे गुजरात में, दमन क्षेत्र में, उस समय पर तो वो आपका महाराष्ट्र वाले, आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में आता था, लेकिन अभी कहां पर आता है, गुजरात में। तो ये एक दलदली स्थान है और यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जमीनें दलदली हैं। आप उस क्षेत्र में जाएंगे उस समय पर तो आपके पैर जो है वो खराब हो जाएंगे एकदम से, और पैर गलने शुरू हो जाते थे वहां पर, अगर आप बहुत टाइम रह जाएंगे, क्योंकि नमक का उत्पादन होता था तो जगह ऐसी ही थी वहां पर कि आपके पैर गलने शुरू हो जाते थे। तो गांधी जी ने कहा हाँ ये जगह ठीक रहेगी, क्योंकि इस जगह पर जब हम जाएंगे तो ब्रिटिश सरकार देखेगी कि हमारा विरोध बहुत कष्टों को झेलते हुए भी कर सकते हैं, और भारतीयों के अंदर वो शक्ति है कि बहुत कष्ट झेल करके भी ये आपका जरूर विद्रोह, यानी कि जो इनका दमन हो रहा है, जो इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज ये बुलंद कर सकते हैं। तो यही मैसेज देना था, तो जगह ठीक होगी। अच्छा 6 अप्रैल ही क्यों, तो 6 अप्रैल का कारण ये था, आप लोगों को पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग का, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कितनी डेट को हुआ था। तो आप कहेंगे जलियांवाला बाग हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, हाँ या ना, हाँ जी। तो 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हुआ तो यहाँ पर क्या होता था, भारत में इसके लिए जलियांवाला बाग की याद में एक सप्ताह मनाया जाने लगा था, सप्ताह। और वो सप्ताह था आपका 6 अप्रैल से शुरू होकर बनता था, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। तो 6 अप्रैल से क्या होता था, जलियांवाला बाग सप्ताह शुरू हो जाता था। तो गांधी जी ने कहा 6 अप्रैल को हम नमक कानून तोड़ करके फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से 6 अप्रैल को डिजाइन किया उन्होंने, ठीक है। जलियांवाला बाग की याद से जोड़ करके, सप्ताह से जोड़ करके भी अगला सप्ताह जो होगा हमारा वो बहुत संघर्ष भरा होगा। ब्रिटिश सरकार हमारे लिए दमन चक्र चलाएगी और हर एक उस चीज का इस्तेमाल करेगी जिसकी वजह से आंदोलन को दबाया जा सके। यही वो आंदोलन है साथी जिसने गांधी जी को विश्व पटल पर भेजा। अभी तक गांधी जी भारत में चर्चित थे, लेकिन विश्व पटल पर गांधी जी उतने चर्चित नहीं थे। तो इस आंदोलन में ऐसा क्या हुआ था कि गांधी जी के बारे में टाइम मैगजीन ने भी लिखा, वाशिंगटन मैगजीन ने भी लिखा, और वही टाइम मैगजीन जिसने गांधी जी के आपका कद, उसकी आलोचना की थी, उनकी कद काठी की आलोचना की थी, रंग रूप की आलोचना की थी। तो बाद में उसका भाव कैसे बदल गया, इस आंदोलन में ऐसा क्या हुआ, ये हमको समझना है। तो ये समझ में आया हमको, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को हम बोलेंगे ये जो घटनाक्रम 78, और गांधी जी ने अपने सफेद कपड़े पहने और साथ में चल दिए। समय गांधी जी की उम्र कितनी थी बताइए फटाफट से, 61 ईयर, 61 साल। आप समझ रहे हो, 61 साल, और लीडरशिप के लिए तैयार। 61 साल के एक व्यक्ति के पीछे उस समय 78 लोग तैयार हुए। हाँ जी, हम भी चलेंगे 385 किलोमीटर, ठीक है, आपके साथ में। और उनके साथ में ये कहते हैं कि 78 लोगों में सबसे कम उम्र का जो बच्चा था उसकी उम्र थी 16 वर्ष, लीलाधर उसका नाम है, और सबसे अधिक उम्र के थे इसमें गांधी जी 61 वर्ष। तो 16 और 61 एकदम से अपोजिट है दोनों, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से 78 लोग चले और सभी लोगों ने सफेद कपड़े यहाँ पर धारण कर लिए। तो इसीलिए पूछा जाता है कि किस आपका मार्च को भारत में, या किस आपका यात्रा को व्हाइट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है, ऐसा लगता है सफेद नदी बह रही हो, क्योंकि सबने सफेद कपड़े पहने हुए थे। याद रखना दांडी मार्च को क्या बोलते हैं, व्हाइट फ्लोइंग रिवर कही होगी, इनके 78 है, याद रख लेना। और इसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसमें ब्रिटिश सरकार को इस बारे में पता चल गया, क्योंकि बारडोली सफल हो गया था। ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि लोग सत्याग्रह में विश्वास कर रहे हैं फिर से, है ना। तो फिर ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि इसको किसी भी तरह से दमन किया जाए, ठीक है, दमन किया जाए। और सबसे पहले इसमें गए थे दांडी मार्च के लिए रास्ता वगैरह व्यवस्था देखने के लिए, तो इसमें पटेल साहब पहले निकल गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, ठीक है, क्योंकि वो निकल गए थे लोग 12 मार्च को, वहीं से 6 दिन, आपके 6 दिन पहले 6 मार्च को। तो याद रखना इसमें क्या हुआ, पटेल जी गिरफ्तार हुए। हमेशा याद रखना पटेल जी पहले चले गए थे और ब्रिटिश सरकार ने इनको उस समय पर 3 महीने की सजा सुनाई, 3 महीने की। और याद रखना ये सजा इनको 3 दिन बाद ही हुई थी, 6 मार्च को इनको अरेस्ट किया गया, 9 मार्च को उस दिन छुट्टी थी, तो 9 मार्च 1930 को, लेकिन सर आपका कोर्ट खोले गए। तो हमारे यहाँ की सरकारों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ब्रिटिश सरकार दमन के लिए उस दिन भी कोर्ट खोल सकती थी, कि किसी भी तरह से दमन होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, नेगेटिव कार्यों के लिए भी सरकार कोर्ट खोल सकती थी। और हमारे देश की सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जितने भी हमारे यहाँ पर अपराध हैं जो लंबित हैं, 1-1 लाख मुकदमे हैं, और लोगों को न्याय मिलने में बहुत बहुत वर्षों की देरी हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो न्याय मिलता है उस न्याय का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उस न्याय का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है, आप देखते होंगे। तो जितने भी गलत कार्य हैं उनके लिए तो स्पेशल कोर्ट खुलनी ही चाहिए, ठीक है, जितने भी अपराध हैं, जितने भी गलत करते होते हैं, और उनके लिए तुरंत आपका सजा होनी चाहिए। आप देखोगे चले साबरमती से चले और दांडी पहुंचे, तो लाइट हज में, तो बीच में जहाँ कहीं पर भी रुकेंगे, जहाँ कहीं पर भी, क्योंकि लोग जुड़ते जाएंगे, चलिए 78 लोग हैं, लेकिन बाद में हजारों लोग इससे जुड़ गए। तो जैसे हम इस गांव में रुकेंगे, तो यहाँ गांव में हमारा क्या उद्देश्य है, सविनय से हम क्या उद्देश्य चाह रहे हैं, तो वो पूरा उसको एक्सप्लेन करते थे। आप जानते हैं गांधी जी क्रिएटिव वर्क्स में बहुत रुचि लेते थे कि भाई खादी हमको पहनना चाहिए, हमको स्वदेशी को अपनाना चाहिए, हम सबको जो है धार्मिक एकता पर बल देना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम इस देश में बड़े प्रेम से हमको रहना चाहिए और एक एकता के साथ में हमको रहना चाहिए। तो वो संदेश देते थे वहाँ पर। और ब्रिटिश वस्त्रों का या आपका जो विदेशी वस्त्र है उनको सबका बहिष्कार करो, उनकी होली जलाई जाए, और इस सबके साथ में वो हर जगह इस बात को, उद्देश्य को बताते चलते थे कि भाई नए लोग अगर एंटर होंगे, नए लोग, तो उनको नहीं पता होगा शायद कुछ लोगों को सारे उद्देश्यों का। जैसे मान के चलो आप में से जैसे एक बच्चे ने भी लिखा कि वो नया जुड़ा है कक्षा, तो जो आंदोलन के दौरान गाए गए रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, ठीक है, ये एक हाइम था, भजन था, इसको गाया गया यात्रा के दौरान। हालांकि गांधी जी का जो आपका लिखिए, गांधी जी का पसंदीदा भजन, उनका पसंदीदा भजन था नरसिंह मेहता रचित वैष्णव जनते। गांधी जी का जो आपका आपका पसंदीदा भजन इन्होंने प्राप्त की कि भाई महिलाएं इसमें शामिल हों और हम कमजोर नहीं है, ने प्राप्त की। और गांधी जी इस पर एग्री हो गए थे कि ठीक है महिला और प्रोसेस में शामिल होंगे। शराब की दुकानों पर धरना, महिलाओं को खूब पीटा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन महिलाएं टस से मस नहीं हुई थी यहाँ पर। और बाकी गांधी जी के जो क्रिएटिव वर्क्स थे, धार्मिक एकता, जैसे धार्मिक एकता हमको दूर करनी है, छुआछूत, इसको हमको दूर करना, अनटचेबिलिटी को, स्वच्छता पर हमको ध्यान देना है, स्वच्छता पर,
स्वदेशी पर हमको ध्यान देना है, ठीक है, चरखा चरखा की तरफ हमको चलना है, खादी की तरफ हमको चलना है। तो इस तरह से ताकि भाई किसी एक मोमेंट में लोगों को यूनाइट रखा जा सके, बाकी क्रिएटिव वर्क्स के द्वारा भी, क्योंकि जो लोग आपका बहुत श्रम नहीं कर सकते हैं या बहुत मेहनत नहीं कर सकते, तो थोड़ा ही काम करें लेकिन वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें इस आंदोलन से, जुड़ा हुआ। जैसे आप देखते हो कई बार कहीं पर आंदोलन हुआ और हमारे देश में किसी का एक गलत कृत्य के लिए डिमांड उठी, तो आप लोग ट्विटर पर घर से लिख देते हो, लिखते हैं ना, तो ये भी एक सपोर्ट है। हम कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने घर से बोल दिया, नहीं, उसका सपोर्ट है, ये भी उसका एक सहयोग है कि कम से कम उस बात को वो प्रचारित प्रसारित करने में अग्रणी है। किसी ने कहीं पर अपनी भावनाएं व्यक्त की, किसी ने गली मोहल्ले सबसे केंद्र में चुना आपका नमक कानून को, क्योंकि उनको पता था इसके लिए सपोर्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो गांधी जी ने जैसे ही सविनय को घोषित किया, तो देश भर के सभी जगह पर जहां जहां पर कहीं पर भी उन्होंने कहा, हाँ, एक बात और थी इसमें मुख्य, जैसे कि यहाँ पर बात चली थी, हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसे हम कह सकते हैं जितने भी अनैतिक कानून है उन सभी का उल्लंघन करो, अनैतिक कानून का उल्लंघन, अनैतिक कानून का उल्लंघन कर दो, वायलेट ऑफ इमोरल लॉज, वायलेशन ऑफ इमोरल लॉज। यानी आपको लग रहा है कि जैसे मान के चलो कहीं पे चौकीदारी टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, विद्रोह करो उसके खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, ठीक है। कहीं पर ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती ईसाइयत का प्रचार करती थी, विद्रोह करो, ठीक है, विरोध करो उसका। आपको जो भी लग रहा है कि अनैतिक काम है सरकार का, सबका विरोध करो, ठीक है, विरोध करो। तो इस तरह से क्या है, मास मूवमेंट लोगों के अंदर पैदा किया गया और एक बड़ा मूवमेंट, तो उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत सारे थे। जैसे लिखिए तमिलनाडु में किसने विद्रोह किया, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली एक जगह है आपका तमिलनाडु में, और वहां से वेदारण्यम तक, वेदारण्यम जैसे गांधी जी गए ना आपका साबरमती से दांडी, तो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा इन्होंने की, और इनकी यात्रा कही जाती है 155 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की। तो इस तरह से तमिलनाडु में उन्होंने विद्रोह किया सरकार का कि भाई हम सब भारतीय जो है एकजुट हैं। ऐसा ही आपका क्या जगह लिखते चलना आप, ठीक है। केरल में, केरल से मतलब मालाबार जो क्षेत्र है, मालाबार क्षेत्र, नमक डिपो पर हमला, और यहाँ पर भारतीयों ने जाकर के आपका उस डिपो से नमक को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जगह जगह होने लगा। यूपी में अब्दुल गफ्फार खान है, इन्होंने 1929 में एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार, अर्थात ईश्वर के सेवक, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार। कि इस तरह के लोग थे, वो सब लाल कुर्ती पहने रखते थे, लाल कुर्ती पहने रखते थे। रेड शर्ट मूवमेंट, ये रेड शर्ट मूवमेंट पहन के किसमें एक्टिव हो गए थे, तो आप कहेंगे ये सब एक्टिव हो गए थे आपका सविनय अवज्ञा जब चला, तो उनका खुदाई खिदमतगार उसी में एक्टिव हो गया। बहुत सारे नाम है इनके, बताओ इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है, कितने लोग बोलेंगे। लाल कपड़ा पहले से न्याय का प्रतीक रहा, रजिया भी तो लाल कपड़ा पहन के गई थी, रजिया सुल्तान, हमने हिस्ट्री में आपको बताया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान इनके नाम की अगर हम बात करें तो इनको बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, बादशाह खान, या कहें बच्चा खां के नाम से किस भारतीय राजनीतिक को जाना जाता है, बच्चा खां, बच्चा खां। या आपका सरहदी गांधी किसको कहा जाता है, गांधी जी के तरह ये भी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे, सरहदी गांधी। और फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा गया है, फ्रंटियर गांधी, ये किसके उपनाम है, इन्हीं के उपनाम है। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो मतलब इनका हृदय पसीज गया था, ये भारत विभाजन के एकदम से विरोधी थे, या इनको जो क्षेत्र मिला था इनके लोगों को, तो वो मिला आपका बलूचिस्तान वाला, जहाँ आज भी मांग उठती रहती है पाकिस्तान में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था बनने पर कि जब तुमने जिस इलाके में हमको ये जगह दी है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान को, तो इन्होंने कहा था कि तुमने भारत के जो लोग हैं, ब्रिटिश सरकार, इन्होंने हमको भेड़ियों के सामने फेंक दिया है ना, कि वो पाकिस्तान के बारे में जानते थे कि उसको कौन लोग चलाएंगे, वो भविष्य का सोच रहे थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अच्छा, जो पूर्वोत्तर भारत था, पूर्वी भारत क्या बोलोगे, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी नहीं, पूर्वोत्तर, पूर्वी तो लिखा चुके हैं हम आपको। पूर्वोत्तर भारत में दो लोग थे, यदुनांग जो आपका इसमें एक्टिव हुए सविनय अवज्ञा में, यदुनांग और रानी गेडिल्यू, रानी गेडिल्यू इनकी चचेरी बहन थी। रानी गेडिल्यू कौन थी, आपका यदुनांग की चचेरी बहन थी, चचेरी बहन। और नागालैंड में क्या चल रहा था, अच्छा मुझे बताइए, नागालैंड में जो साथी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है अभी, तो आप कहेंगे इंग्लिश है नागालैंड में। तो नागालैंड में आपका जो अंग्रेज है वो बहुत एक्टिव हुए थे, बहुत सक्रिय रहे थे, बहुत सक्रिय, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, नागालैंड के लिए प्रयास किए थे कि उसको वो ईसाई राज्य में तब्दील कर ले। तो यहाँ पर उन ईसाइयों के खिलाफ में आपका यदुनांग ने आपका संघर्ष किया था, और उनकी चचेरी बहन गेडिल्यू इसमें साथ रही। अच्छा, ये किस धर्म को मानते थे, ये मानते थे हरक्का धर्म को, हरक्का धर्म। तो ये हरक्का धर्म के पक्ष में थे। कौन सा धर्म था इनका, क्या बोलेंगे, इन्होंने एक धर्म बनाया था आपका हरक्का धर्म, हरक्का धर्म की स्थापना। लेकिन जब इनको लगा कि देश में सविनय अवज्ञा चल रहा है, सविनय अवज्ञा चल रहा है, तो ये क्या हो गए थे, सविनय अवज्ञा में आपका एक्टिव हो गए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने यदुनांग को 1931 में फांसी दे दी थी। यदुनांग को, इस घटना को लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको याद रखना है, स्मरण रखना है। तो जब यदुनांग को फांसी हो गई तो फिर रानी गेडिल्यू ने नेतृत्व किया था, और रानी गेडिल्यू को भी गिरफ्तार किया गया, और रानी गेडिल्यू को फिर आजीवन कारावास की सजा हुई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी गेडिल्यू को रानी का टाइटल किसने दिया था, तो रानी गेडिल्यू को टाइटल दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। भैया कॉम्बो बुक ऑर्डर की थी, सभी कोनों में ये मूवमेंट चल रहा था, हाँ या ना, आप कहोगे हाँ, पूरा देश भर इसमें एक्टिव हो गया, और ब्रिटिश सरकार एकदम से घबरा गई। तो ब्रिटिश सरकार जिसने शुरुआत में इसको हल्के में ले लिया था कि भाई अब तो लोगों का तो आपका विश्वास नहीं बचा है सत्याग्रह में, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट थी, लेकिन वो विश्वास फिर से पैदा हुआ लोगों के बीच में, और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लो। तो 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, 5 मई 1930 गांधी जी गिरफ्तार, लेकिन सीता हुए, तो गांधी जी जैसे ही गिरफ्तार हो गए, ठीक है, अरेस्ट गांधी जी ऑन 5 मई 1930। तो इनके बाद में जो नेतृत्व किया वो किसने किया था, नेतृत्व किया बदरुद्दीन तैयब जी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने। और फिर क्या कर लिया गया, सरकार ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी नहीं, अब्बास तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी तो कांग्रेस के गिरफ्तार कर लिया। और फिर इसके बाद में जो लीडरशिप आई, इसके बाद में जो नेतृत्व किया वो किसने किया, इसके बाद में नेतृत्व किया सरोजिनी नायडू जी ने, क्योंकि महिलाएं बहुत इसमें आपका भागीदारी कर रही थी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और फिर सरोजिनी नायडू जो है आपका यहाँ पर जब लीडरशिप कर रही है, तो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि लीडरशिप जो चलेगी इसमें हमको, जैसे एक डिपो पर हमला हुआ कर्नाटक में, ऐसा ही एक डिपो हुआ करता था धरसाना में, गुजरात में, धरसाना। तो उन्होंने बोला कि धरसाना डिपो पर हमला करेंगे, धरसाना डिपो पर, और वहाँ से क्या करेंगे, नमक को हम छीन लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या घटना हुई, याद रख लेना, धरसाना जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, धरसाना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र डिपो पर हमला, डिपो पर हमला। इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है, आप लोग इसके बारे में सर्च कर लेना कि उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, ठीक है। हम सब करो जी भैया, वो हम देखेंगे एक बार। ये क्या था डिपो, आप समझ गए कैसा डिपो था, एक नमक डिपो था, और सब लोग गिरफ्तार हो रहे थे, और आपका जितने लोग गिरफ्तार हो जाते उतने लोग नए एंटर कर जाते सविनय में। तो ब्रिटिश सरकार इतनी चिंतित हो गई कि ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि जितना भी प्रयास करके इसको दमन किया जा सकता है, इसका दमन करना है। इतनी लाठियां ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर लोगों पर भांजी। ऐसे कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार इतनी क्रूर हो गई सविनय अवज्ञा में कि एकदम से ढेरों ढेरों लोग गिरते थे, उनके सिर पर लाठियां। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने जिद कर ली तिरंगा नहीं टिकने देंगे, तो वो व्यक्ति आपका लाठी का प्रहार सहता रहता था उस तिरंगे के लिए, और लहूलुहान होकर के, और उसके बाद उस तिरंगे कोई व्यक्ति और पकड़ लेता था और वो व्यक्ति गिर जाता था, लेकिन किसी ने हिंसा नहीं की, किसी एक भारतीय ने इसके बदले में हिंसा नहीं की। और क्योंकि गांधी जी जो आपका बताते आए लोगों को, उन्होंने कहा कि अगर हम मर भी जाएंगे इसमें, और अगर इस कृत्य में हमारी जान भी चली गई, तब भी हम हिंसा नहीं करेंगे, इसी से परिवर्तन पैदा होगा। तो कहते हैं कि घायलों को उठा करके लोग ले जाते, जो लोग घायलों को उठा करके ले जा रहे होते थे, आपका बेहोश लोगों को उठा के ले जाते, उन पर भी ब्रिटिश सरकार लाठियों से प्रहार, आपका लाठियां से उनके ऊपर प्रहार करती थी। उनमें से भी बहुत लोग घायल हो जाते, बाकी लोग आते उठा करके उनको आपका प्राथमिक चिकित्सा के लिए उनको ले जाते, प्राथमिक चिकित्सा के लिए उनको ले जाते थे। और ऐसे मतलब
नया जत्था एक आ जाता, एक जत्था घायल होता, एक नया जत्था आ जाता। तो इस तरह से मतलब किसी ने जवाबी कार्रवाई किसी ने नहीं की। और कहते हैं कि इतनी लाठियां वहां पर टूटी, तो कहते हैं हजारों लाठियां दर्शाना में ब्रिटिश सरकार द्वारा तोड़ दी गई, व्यक्तियों के सिर पर प्रहार करके, उनके शरीर पर प्रहार करके। तो यहाँ पर एक पत्रकार था वेब मिलर, ठीक है, एक अंग्रेज व्यक्ति भी आपका इस जो आपका 78 सहयोगी थे उनमें चला था, एक था वेब मिलर। उस एक व्यक्ति ने सारी तस्वीर बदल दी, उसने फोटोग्राफ्स क्लिक किए। ये ब्रिटिश सरकार जो ये कहती है कि हम भारत को संभाल रहे हैं और भारत में एक अच्छी व्यवस्था को हम जन्म दे रहे हैं, ये ब्रिटिश सरकार सही मायने में इस भारत में कर क्या रही है? वो उसने पिक्चर्स पिक्चर्स क्लिक की और उसको दुनिया भर में भेजा, दुनिया भर में। और जब दुनिया भर में वो पिक्चर्स गई और ब्रिटिश सरकार का वो काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया, तो ब्रिटिश सरकार की बहुत थू-थू हुई, बहुत आलोचना हुई ब्रिटिश सरकार की, और ब्रिटिशियर्स पर एक दबाव बना कि भाई तुम इस तरह से वो एक तो देश का तुमने उसको एक्सप्लॉइट किया है, शोषण किया है, उस देश को कमजोर करने के पीछे कारण यही है, और आज तुम इस तरह का आपका व्यवहार उस देश की जनता के साथ में कर रहे हो, उनकी सही डिमांड्स को लेकर के। तो ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव बना, और उसी ब्रिटिश सरकार पर जब दबाव बना, तो वहाँ पर जो भारत में वाइसराय था इरविन, उन्होंने इरविन को फिर दौड़ाया। इरविन से कहा कि तुम जाकर के इस घटना को कैसे ही कंट्रोल करो, कैसे ही, किसी भी शर्तों पर, किन्हीं भी शर्तों पर ये बात अगर होती हो तो इसको कंट्रोल कर लें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए घटना, और हम आपको बताएंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? रिपोर्ट आई थी इसकी 1930 में, आपको पता होगा। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए चर्चा के लिए चर्चा के लिए क्या होने थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने थे, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, तो इसमें कहा गया था कि भारतीयों को बुलाओ, इनको क्या समस्या, साइमन कहाँ पर होते थे गोलमेज सम्मेलन? लंदन में होते थे। हम आपको कल की कक्षा में बताएंगे 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए, उनमें क्या क्या बातें हुई। गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होते थे 3 हुए, कितने हुए? 3। और इनका अध्यक्ष होता था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो ब्रिटिश पीएम होता था, ब्रिटिश पीएम। तो इस समय पर जो ब्रिटिश पीएम था वो था आपका रैमजे मैकडॉनल्ड, रैमजे मैकडॉनल्ड। एक बार एसएससी ने एक एग्जाम में पूछ लिया था, आप जानते हैं। उन्होंने पूछ लिया था 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो मुझे अभी भी याद है, करीब 2019 या 20 के पेपर में पूछा था। तो एक हमारी दीदी का मैसेज आया था हमारे पास में। तो दीदी का मैसेज हमारे पास में ये था कि भैया अब क्या हमको ब्रिटेन का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा? तो आप समझ रहे हो 1932 में क्वेश्चन ये पूछा गया। तो क्या बोलेंगे आपका? तो गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता करता था वो ब्रिटेन का पीएम करता था। तो यहाँ पर जो दर्शक क्या हुआ था कि आपका जो कांग्रेस थी, हमारी कांग्रेस पार्टी, वो कौन से मूवमेंट में शामिल है? वो सविनय अवज्ञा में शामिल है, सविनय अवज्ञा में। तो सविनय अवज्ञा में शामिल थी, तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं आपका। एक आपका पहला हुआ 1930 में, कल इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, थर्ड, वो हुआ था 1932 में। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन है, तो ब्रिटिश आपका कांग्रेस कहाँ पर बिजी है? सविनय अवज्ञा में। तो कांग्रेस पहले सविनय अवज्ञा में नहीं गई, यानी अपनी समस्याएं वहाँ पर जो साइमन पर रिपोर्ट पर विचार होना था गोलमेज में, वहाँ पर लंदन में, ये नहीं गए पार्टिसिपेट, क्योंकि सविनय अवज्ञा में सब लोग एकदम से जोश के साथ में बिजी थे। तो ब्रिटिश सरकार पर यहाँ पर जो दबाव बना, इरविन को जब दौड़ाया गया कि भाई कैसे भी करके तुम इन लोगों को मना करके यहाँ लेके आओ, इसमें तो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया आप जान गए? तो इरविन से बोला गया कैसे किन्हीं भी शर्तों पर इनको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लेकर के आओ, जिसमें गांधी जी गए भी, कांग्रेस ने भी, सिर्फ इसी में गए वो। तो इरविन पर एक दबाव बना, और इरविन ने क्या बोला यहाँ पर, याद रख लेना, इरविन ने क्या बोला कि हम किन्हीं भी शर्तों पर तैयार रहेंगे। तो हम आपको बता रहे दर्शाना डिपो पर हमला। यहाँ पर कौन पत्रकार था, जर्नलिस्ट कौन था? तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट था, यहाँ पर जो जर्नलिस्ट था उसका नाम था आपका वेव मिलर। क्या बोलोगे? वेव मिलर। और इसी ने पत्रकारिता की यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे। तो इस मूवमेंट को पूरी दुनिया में आपका प्रसारित किया गया, पूरी दुनिया में मूवमेंट पहुंचा, और बाद में टाइम मैगजीन ने इसको दुनिया के 10 बड़े आंदोलनों में से दूसरे नंबर पर रखा। अभी कुछ वर्ष पहले ही टाइम ने, क्योंकि टाइम मैगजीन आपका कवर करती रहती है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका उसको माना जाता है, वो घटनाओं को कवर करती रहती है। जैसे वो कहती है, जैसे कभी खबर छाप देती है कि दुनिया में किस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में सबसे ज्यादा भीड़ आई, 10 बड़े अंतिम संस्कार किनके हुए। नेहरू जी के अंतिम संस्कार में 5 लाख लोगों की भीड़ थी, इस तरह से। और सबसे बड़ा जो अंतिम संस्कार है दुनिया में, उसमें आपका एक अंतिम संस्कार ऐसा भी हुआ है जिसमें 2 करोड़ लोगों की भीड़ आई। तो वो कैटेगरी वाइज चीजों को छापते रहते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे पत्रकार, जर्नलिस्ट ये होते हैं वेब मिलर। तो इन्होंने गांधी जी क्या बोलेंगे, इन्होंने दिखाया कि भाई कैसे बहुत अत्याचार सह करके भारतीय अपने लिए मांग कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? सरोजिनी नायडू गिरफ्तार हो गई, सरोजिनी नायडू गिरफ्तार हो गई, और इनको उसी जेल में भेजा गया जहां पर आपका गांधी जी भी बंद थे। तो गांधी जी कहां पर थे गिरफ्तार होने के बाद में? यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहां पर स्थित है? ये यरवदा जेल, यरवदा जेल ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। तो सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? यरवदा जेल भेजा गया। और फिर कोई मतलब इसमें नेतृत्व की कमी नहीं रह गई, कोई गिरफ्तार होता नहीं व्यक्ति। विनोबा भावे जी पहली बार इस आंदोलन में शामिल हुए। विनोबा भावे, गांधी जी के अगर हम बोले उनको, अगर कि हमारे देश में गांधी जी के बाद में अगर जो रेस्पेक्ट मिली किसी पर्सन को, तो वो आजादी के बाद में विनोबा भावे जी को मिली, है ना। उनको उनका कहा जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर गांधी जी के पर आजादी के बाद में कोई व्यक्ति चल पाया तो वो विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन उन्होंने देश में चलाया था कि भाई जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं और जिनके पास बिल्कुल जमीनें नहीं है, वो अपनी इच्छा से उनको कुछ दान दे दें। ऐसे कैसे दान दे देगा भैया कोई? नहीं, लोगों ने दान किया। इस प्रकृति में ऐसा नहीं है, आप पूरी दुनिया को जज नहीं कर सकते कि सभी खराब व्यक्ति, इस दुनिया में अच्छे व्यक्ति भी एग्जिस्ट करते हैं, अच्छे व्यक्ति भी बहुत हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? जो अपने स्वार्थ से पहली बार शामिल हुए, पहली बार शामिल हुए, पहली बार शामिल हुए। जैसे आपका इस समय पर याद रखना, मदन मोहन मालवीय, वो भी इसमें आकर के एक्टिव हो गए। मदन मोहन मालवीय वो आपका केंद्रीय विधानसभा में थे उस समय, ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया,